नमस्ते फ्रेंड्स, मैं दिलीप देशमुख। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए हम कुछ वीडियोस प्रसारित करते हैं। MDR HR ये हमारा यूट्यूब चैनल है और उसमें एक सीरीज़ है बैंकिंग टर्मिनोलॉजी। आज का 19th वीडियो है, 19वां वीडियो है। आज हम डिपॉजिटर की डेथ के बाद जो पैसा जमा करता है बैंक, उसके डेथ के बाद किसको पैसा मिलता है, कब मिलता है, उसकी क्या फॉर्मेलिटीज़ है और विदाउट एनी डिफ़िकल्टी, बिना सहायता पैसा कब मिल सकता है, कौन से सर्कमस्टेंस में मिलता है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और मुझे आशा है यह जो वीडियो आज का सभी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के एम्प्लॉयज़, सभी डिपॉजिटर्स, जनरल पब्लिक एट लार्ज और सीनियर सिटीजन्स, इलिटरेट जो है उनके भी काम में आएगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए नॉमिनेशन फैसिलिटी और उसमें क्या चेंजेस आ गए, बदलाव आ गए। पहले नॉमिनेशन रूल्स थे लेकिन एक ही नॉमिनी हम लगा सकते थे। अभी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट चेंज हुआ है और उसके तहत 4 नॉमिनीज़ हम रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके 2 प्रकार है 4 नॉमिनीज़। एक तो हम साइमल्टेनियस नॉमिनीज़ रख सकते हैं और या तो सक्सेसिव नॉमिनीज़ रख सकते हैं। तो दोनों में का फ़र्क हम समझ लेंगे। साइमल्टेनियस नॉमिनेशन अगर होगा तो उसका मतलब क्या होता है। अब एक एग्जांपल लेंगे कि मुझे मेरी फैमिली है, मेरे डेथ के बाद मैंने नॉमिनेशन दिया है और मेरे डेथ के बाद नॉमिनेशन जब मैं लाइव हूँ, जिंदा हूँ, तभी मैं दे सकता हूँ। और मेरा इंडिविजुअल अकाउंट है, एक ही नाम है मेरा, दूसरा कोई मेरा नाम मेरे साथ कोई नाम जुड़ा हुआ नहीं है। सो इट इज़ एन इंडिविजुअल अकाउंट और मैंने नॉमिनेशन दिए। तो मुझे मेरी वाइफ है और मेरा एक लड़का है और लड़की है। तो नॉर्मली मैं क्या करूँगा कि वाइफ का नाम, मेरे लड़का और लड़के का नाम मैं नॉमिनी करके दे सकता हूँ। और उसमें मैं परसेंटेज अगर दिया कि भाई 50% जो है डिपॉजिट इंटरेस्ट के साथ जो भी मिलेगा, 50% शुड गो फॉर माई वाइफ, 25% फॉर माई सन, 25% माई डॉटर। सो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज लिख के दे रहा हूँ, ये मेरे नॉमिनी है, मेरी मिसेस, मेरा सन, मेरा डॉटर, और उनको 50, 25, 25 ऐसे 3% में आपको देने का है। सो दिस इज कॉल्ड एज साइमल्टेनियस, यानी एक साथ सभी को पैसा मिलेगा नॉमिनी को उसको। ठीक है। और दूसरी यही मेरी केस है, मैंने सक्सेसिव नॉमिनेशन दिया। इसका मतलब क्या है कि नॉमिनी तो वही है, मेरी मिसेस, मेरी लड़की, मेरा लड़का, वही नॉमिनी है, लेकिन सक्सेसिव नॉमिनेशन में मैंने पहला नाम मेरे मिसेस का लिखा तो उसको 100% पूरा पैसा मिलेगा। 2 और 3 नंबर पे जिनके नाम है उनको नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ डेथ ऑफ नंबर 1, मैं भी एक्सपायर हुआ, मेरी मिसेस भी हो गई और क्लेम करते हो सिर्फ लड़का और लड़की है। अगर 2 नंबर पे लड़की का नाम है तो पूरा पैसा लड़की को मिलेगा, और लड़की भी नहीं रही तो अगर 3 नंबर पे लड़के का नाम है तो 3 नंबर पे लड़के को 100% मिलेगा। सो ये सक्सेसिव और साइमल्टेनियस में ये फ़र्क है। साइमल्टेनियस में एक साथ सभी को मिलता है परसेंटेज वाइज, और सक्सेसिव में एक के बाद एक मिलता है। तो ये मेन डिफरेंस है। और हमने अगर नॉमिनेशन दिया, मैं अपील भी करता हूँ सभी के लिए, ये सुविधा हमारे परिजनों के लिए, हमारा देहांत होने के बाद, यानी डिपॉजिट का देहांत होने के बाद उसके रिलेटिव्स को प्रॉम्प्टली, इमीडिएटली पैसा मिले, इसके लिए नॉमिनेशन रखना बहुत ज़रूरी है। तो अभी क्या होता है कि हमने डिस्कस किया नॉमिनेशन इंडिविजुअल अकाउंट्स का। अभी नॉमिनेशन फैसिलिटी है लेकिन इंडिविजुअल अकाउंट एक नाम नहीं, तो फिर एक से ज़्यादा नाम है तो क्या होता है, एक तो सर्वाइवर क्लॉज रहता है, नहीं तो जॉइंट रहता है। तो सर्वाइवर में क्या होता है, पहला आइदर और सर्वाइवर हो सकता है, दूसरा फॉर्मर और सर्वाइवर, तीसरा एनीवन और सर्वाइवर, ये 3 प्रकार है सर्वाइवर के, और चौथा जॉइंट है। तो आइदर और सर्वाइवर और फॉर्मर और सर्वाइवर में क्या फ़र्क है हम समझ लेंगे। तो अगर मेरा और मेरे मिसेस का SB का अकाउंट है, सेविंग बैंक का अकाउंट है, और आइदर और सर्वाइवर है, तो हम ऑपरेशन भी दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। दोनों में से किसी की भी डेथ हो गई तो भी दूसरे को जो सर्वाइविंग है उसको पैसा मिलता है सेविंग बैंक में। अगर टर्म डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट है,
तो ऑन ड्यू डेट सर्वाइवर को पैसा मिल सकता है विदाउट एनी अदर फॉर्मेलिटीज़। जो भी डॉक्यूमेंटेशन लगता है मैं बताऊंगा आपको बाद में। फार्मर और सर्वाइवर में क्या होता है कि जब तक फार्मर जिंदा है तब तक सर्वाइवर को पैसा नहीं मिलता है, और ड्यू डेट अगर हो गया, फार्मर एक्सपायर हो गया, डेथ हो गई, तो उसको सर्वाइवर को ड्यू डेट पे मिलता है। ठीक है। अब फॉर एग्जांपल फार्मर और सर्वाइवर कब यूटिलिटी है वो भी बताता हूँ मैं। नॉर्मली हम जब फार्मर सर्वाइव करते हैं तो सपोज आई हैव माय ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर है, तो मुझे कुछ पैसा मेरे ग्रैंड डॉटर को देने का है, कुछ पैसा मेरे ग्रैंडसन को देता है। तो मैं 2 अकाउंट ओपन करूँगा, खोलूँगा, और पहला नाम मेरा और दूसरा नाम मेरे ग्रैंड डॉटर का। दूसरा अकाउंट में पहला नाम मेरा, दूसरा मेरे ग्रैंडसन का, फार्मर और सर्वाइवर। इसका मतलब क्या है, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तब तक मेरा पैसा है, मेरे पश्चात मेरे ग्रैंड डॉटर या ग्रैंडसन को पैसा मिलेगा। सो ये भी प्रोविज़न है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गिविंग पार्ट ऑफ माई अमाउंट, जो मेरा सेविंग है तो मुझे डायरेक्टली देने का, तो आई कैन गिव इन दिस वे, बाईपासिंग माई सन और डॉटर, मेरा लड़का और लड़के को बाईपास करके मैं दे सकता हूँ। दिस इज़ नॉट ओनली फॉर ग्रैंडसन डॉटर, किसी को भी मैं दे सकता हूँ। मेरी परवरिश को ये रख रहा है, मेरा ओल्ड एज है, परवरिश रख रहा है, मुझे उसको देने का है पैसा, तो फॉरवर्ड सर्वर में उसका नाम मैं दे सकता हूँ। ठीक है। एनी वन और सर्वाइवर, 2 से ज़्यादा अगर नाम हो गए, अभी तक हमने ए और बी किया, ए और बी और सी अगर होगा, दोनों से 2 से ज़्यादा होगा, तो जो भी जिसका डेथ हो गया उसके बाद में सर्वाइवर्स को पैसा ड्यू डेट पे मिलता है। अदर देन सर्वाइवर जॉइंट अकाउंट रहते हैं, ए एंड बी। तो ए एंड बी में क्या होता है, मेरा और मेरे मिसेज का जॉइंट अकाउंट है, ए एंड बी। इसका मतलब क्या है, सेविंग में भी पैसे निकालते हो, दोनों की ज़रूरत है पैसे की, सिग्नेचर्स की, सही की ज़रूरत है, और टर्म डिपॉजिट एफडीआर होगा तो भी दोनों की ज़रूरत है सिग्नेचर की, दोनों में से एक की नहीं चलेगी। अभी इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कुछ मॉडिफिकेशंस दिए, वो भी हम बात करेंगे बाद में, डेथ के बाद प्रीमेच्योर क्लोजर करने के लिए, तो स्लाइड उसकी बनाई है, तो विल अंडरस्टैंड दैट। अभी ये केस में नॉमिनेशन दिया है, बराबर है, सिंगल अकाउंट हो, इंडिविजुअल अकाउंट हो, या एक से ज़्यादा हो, जॉइंट अकाउंट हो, नॉमिनेशन दिया है, तो डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या लगता है उसकी जानकारी हम लेंगे। तो पहले तो जिसकी डेथ हो गई उसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, सही है। उसके बाद में ओवीडी क्या है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट क्या है, वो देना का है। जो भी क्लेमेंट्स है और नॉन क्लेमेंट्स है उनका ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट, आपको सबको मालूम है केवाईसी के बारे में, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज़ ओएडी। तीसरा डिक्लेरेशन बाय क्लेमर, जो भी क्लेम कर रहे हैं और जो भी क्लेम छोड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी है, मेरे पिताजी की प्रॉपर्टी में जो क्लेम है, तो हम ब्रदर सिस्टर्स और मेरी मदर रहेंगे, लेकिन इन केस मैं मेरी सिस्टर लेना नहीं चाहती है, तो शी कैन गिव नो ऑब्जेक्शन। नॉन क्लेमेंट करके एक फॉर्म रहता है, बैंक देती है दोनों फॉर्म, क्लेमेंट का भी फॉर्म देती है और नो ऑब्जेक्शन का भी फॉर्म देती है, ऑन दैट शी कैन साइन। लेकिन ओईडी सबका लेना चाहिए, क्लेमेंट रहो या नॉन क्लेमेंट रहो। तो नॉमिनेशन के एडवांटेज क्या है, एडवांटेज ये है कि लीगल डॉक्यूमेंट सच एज सक्सेशन सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोबेट विल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है सक्सेशन सर्टिफिकेट बोलो, तो इसको क्या कर लगता है, टाइम लगता है, पैसा लगता है, दिक्कत आती है, परेशान होते हैं सब, क्योंकि आजकल सब लोग अलग अलग गांव में रहते हैं। तो ये अवॉइड करने के लिए नॉमिनेशन देना चाहिए, ताकि नॉमिनीज को प्रॉम्प्टली पैसा मिलता है। और डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है, अभी जैसा बताया क्या है कि डेथ सर्टिफिकेट तो रहता है, क्लेमेंट का जो फॉर्म है, नॉन क्लेमेंट का, वो सब बैंक स्टैंडर्ड फॉर्मेट देती है, उसको फिलअप करके सिग्नेचर करके देने का है। और केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट है वो हमें देने का है। तो हम समझ के लेंगे कि ओवीडी डॉक्यूमेंट्स क्या है। जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स है वो 5 ही है। पहला आधार, दूसरा पासपोर्ट, तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड और 5वां नरेगा का। ये 5 ही है ओवीडी में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, वैलिड डॉक्यूमेंट 5 ही है। मैं रिपीट करता हूँ, आधार नंबर, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, चौथा वोटर्स आइडेंटिटी कार्ड और 5वां नरेगा का कार्ड।
रूरल एम्प्लॉयमेंट का जो कार्ड मिलता है वो। अगर आधार कार्ड में हमारा जो एड्रेस है वो पुराना है और हमारा करंट एड्रेस अगर अलग है, दोनों में तफावत है, डिफरेंस है, तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट हम लेते हैं। फॉर एग्जांपल यूटिलिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी का, टेलीफोन का, या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं कि हमारा ये एड्रेस है, सो दैट इज़ एक्सेप्टेबल। लेकिन बेसिक जो केवाईसी के डॉक्यूमेंट्स है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट 5 ही है, ठीक है ना। तो ये डॉक्यूमेंट्स का मैंने आपको समझा के दिया। अभी पेमेंट के क्या रूल्स है ये भी हम समझ लेंगे। बैंक अगर पेमेंट करती है, आपने नॉमिनेशन दिया है, आपने जो भी फॉर्मेट में फिलअप करके ड्यूली साइन करके दिया है और डेथ सर्टिफिकेट और ओवीडी दिया है, तो बैंक पेमेंट करती है। लेकिन उसके क्या रूल है, पहला तो कोई भी कोर्ट का ऑर्डर नहीं होना चाहिए पेमेंट करने के वक्त कि पैसा नहीं देने का है, स्टे ऑर्डर बोलो कि रिस्ट्रेंट बोलो कि नहीं देने का पैसा। अगर ऐसा कोर्ट का ऑर्डर बैंक के पास प्राप्त हुआ तो बैंक पेमेंट नहीं कर सकती है। उसके बाद में जो नॉमिनीज है या जो सर्वाइवर्स है, बैंक समझा के देती कि ये पैसा आपका नहीं है, पैसा किसका है, लीगल हेयर्स का है। जो जिसकी डेथ होगी उसका जो अमाउंट है वो लीगल हेयर्स को जाना चाहिए। और राइटिंग में भी लेती है कि वो पैसा उनको कौन से कैपेसिटी में देती है, ट्रस्टीज करके देती है, विश्वस्त ट्रस्टीज कर से पैसा देती है बैंक को। बैंक समझा के भी देती है और राइटिंग में भी लेती है कि हमें जो पैसा मिला नॉमिनी या सर्वेयर को, वो ट्रस्टीज करके, और पैसा किसका मालिक कौन है, उसका लीगल हेयर्स है, ठीक है। द पेमेंट शैल नॉट अफेक्ट द राइट और क्लेम ऑफ एनी पर्सन। ये जो पेमेंट बैंक करती है तो किसी का अगर राइट है वो पैसे के ऊपर, तो वो उनका जो क्लेम है वो खारिज नहीं होता है। और जॉइंट अगर होगा, डिपॉजिट अकाउंट होगा विथ और विदाउट सर्वाइवरशिप, यानी ERS, FRS, एनी वन ऑफ एस ये होगा या जॉइंट होगा, तो ये जो सर्वाइवरशिप का क्लॉज अराइजेस ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ ऑल। जब तक सब नहीं मरते तब तक नॉमिनी का पिक्चर में नहीं आता, तब तक सर्वाइवर रहते। अभी रिजर्व बैंक ने एक सुझाव दिया है कि जॉइंट अकाउंट में या सर्वाइवरशिप में अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में कुछ चेंजेस कीजिए, और उसके अंदर अगर सबने राइटिंग में दिया है कि हमारा पैसा प्री मैच्योर क्लोजर के वक्त इनको दे दो सर्वाइवर को, तो दे सकते हैं। तो लेकिन अब हर एक बैंक को अकाउंट ओपनिंग फॉर्म चेंज करना चाहिए। अभी नॉमिनेशन नहीं है, अभी तक हमने डिस्कस किया नॉमिनेशन है, लेकिन अभी कुछ अकाउंट में नॉमिनेशन नहीं है, तो क्या प्रोसीजर है। तो एक तो दो टाइप की प्रोसीजर है, एक सिंप्लीफाइड है और रेगुलर है। सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में क्या होता है कि बैंक डिसाइड करते हैं कि ये अमाउंट तक जो प्रोसीजर है वो सिंप्लीफाइड रहते हैं, यानी वो आसान रहेगी। हर एक बैंक डिसाइड करेगी, नॉर्मली 5 लाख के ऊपर ही रहता है वो। तो हमारे बैंक का 5 लाख है, 10 लाख है, वो हर एक बैंक डिसाइड करेगी। वेबसाइट के ऊपर पूरा इन्फॉर्मेशन रहता है बैंक के, आप बैंक मैनेजर को पूछो तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। तो नॉमिनेशन नहीं है और 5 लाख बैंक ने सिंपल प्रोसीजर का 5 लाख तक का दिया है अप टू। तो ऐसे केस में विल की ज़रूरत नहीं है, बराबर है, मृत्यु पत्र की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोर्ट में कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए, कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए कि ए वर्सेस बी, लीगल हेयर्स, भाई भाई में झगड़ा है, माँ बेटे में झगड़ा है, वो कोर्ट में गए, तो ये नहीं चलेगा। कोई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं होना चाहिए, उस वक्त बैंक पेमेंट कर सकती है, ठीक है। विदाउट विल, विल नहीं है, कोर्ट में कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, नॉमिनेशन नहीं है, और बैंक ने जो डिसाइड किया कि ये अमाउंट तक हम सिंपल प्रोसीजर, आसान तरीका अपनाएंगे, तो क्या प्रोसीजर है ऐसे वक्त। तो केवाईसी का डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी बताया, ओवीडी का। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, डेथ सर्टिफिकेट तो ज़रूरी है। उसके बाद में ओवीडी, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जो 5 है वो चाहिए। उसमें अगर एड्रेस पे कोई दिक्कत आती है तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आपको यूटिलिटी बिल वगैरह दे सकते हैं आप। उसके बाद में बैंक 2 टाइप के क्लेम फॉर्म देती है, एक जिनको पैसा चाहिए वो क्लेमेंट, और जो पैसा छोड़ते हैं उनका राइट जो है वो छोड़ देते हैं, नो ऑब्जेक्शन देते हैं कि मुझे पैसा नहीं मिला तो चलता है। ये दोनों टाइप के फॉर्म बैंक देती है। उसके बाद में सिंपल प्रोसीजर में क्या चाहिए, और लीगल हेयर सर्टिफिकेट, वो आदमी के कौन कौन लीगल हेयर्स है वो सर्टिफिकेट चाहिए।
अगर वो सर्टिफिकेट नहीं है तो और एक आसान तरीका बताया रिजर्व बैंक ने कि डिक्लेरेशन बाय इंडिपेंडेंट पर्सन। वो इंडिपेंडेंट पर्सन की उन्होंने व्याख्या भी दी है। कौन इंडिपेंडेंट पर्सन? तो जो क्लेमेंट नहीं है, जिसको ये पैसा जो मिल रहा है वो पैसा नहीं मिलेगा, वो क्लेमेंट भी नहीं है और हक छोड़ने वाला भी नहीं है। वो फैमिली को जानता है, 10 15 20 साल से जानता है, उसको मालूम है कि जो डिसीज़ हुआ है, जिसका मृत्यु हो गया, उसके कौन कौन लीगल एयर्स है, बराबर है, ये उसको मालूम है। और वो ही इज़ अ पर्सन ऑफ रेप्यूटेशन, ही इज़ वेल नोन, और बैंक एक्सेप्टेबल है बैंक को भी कि नहीं ये आदमी के भरोसा रखने लायक आदमी है, बैंक को लगना चाहिए ऐसा। तो ये ऐसा आदमी का अगर हमने इंडिपेंडेंट जो है वो सर्टिफिकेट लिया है, वो भी चलता है विदाउट गोइंग टू द कोर्ट। और इंडेमनिटी बॉन्ड लेना चाहिए हमें इनके ऐसे केस में जहाँ पर बाकी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है कोर्ट के थ्रू या विल नहीं है, ऐसे वक्त हम लोग को क्या लेना चाहिए? इंडेमनिटी बॉन्ड लेना चाहिए। जिनको पैसा मिल रहा है उन्होंने इंडेमनिटी बॉन्ड देना चाहिए। समझो 4 लाख का अमाउंट है तो 4 लाख का इंडेमनिटी बैंक ने लेना चाहिए। अभी थ्रेशोल्ड लिमिट के बाद नॉमिनेशन नहीं है, जो बैंक का थ्रेशोल्ड लिमिट है, समझो पर्टिकुलर बैंक का 5 लाख तक है, 5 लाख के या उसके ऊपर का अगर अमाउंट है डेथ क्लेम का, तो उसकी क्या प्रोसीजर है? तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं? पहले तो सक्सेशन सर्टिफिकेट लगता है, ठीक है, और बाकी के सब कॉमन है। कौन से? डेथ सर्टिफिकेट है, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट है, क्लेम फॉर्म जो 2 टाइप के वो बताया वो है, एक क्लेमेंट का और एक जो छोड़ने वाला, ये सब कॉमन है। सिर्फ फ़र्क क्या है? पहले केस में थ्रेशोल्ड के अंदर जो था अमाउंट, उसके लिए हम सक्सेशन सर्टिफिकेट डिमांड नहीं करते थे, ये केस में हम सक्सेशन सर्टिफिकेट दे रहे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं है, तो दूसरा ऑप्शन भी दिया है। क्या ऑप्शन है? लीगल हेयर सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट। कॉम्पिटेंट कोर्ट ने लीगल हेयर सर्टिफिकेट देना चाहिए, और वो भी नहीं है तो हमें क्या करना पड़ता है? अफिडेविट लेने का। किससे? इंडिपेंडेंट पर्सन से। इंडिपेंडेंट पर्सन की डेफिनेशन व्याख्या ऑलरेडी बताई है। कौन? जो क्लेमेंट नहीं है, जिसका वो पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, और जो वो फैमिली को 10 15 20 साल से पहचानता है, उसको मालूम है उसके कौन लीगल एयर से, और वो एक्सेप्टेबल टू द बैंक, यानी ट्रस्टवर्दी है, भरोसा रखने लायक है, ऐसे पर्सन का, इंडिपेंडेंट पर्सन का अफिडेविट लिया वो भी चलता है। उसके बाद में हमको इंडेमनिटी बॉन्ड लेना पड़ता है, और बाकी का सब कॉमन है। क्या क्या? डेथ सर्टिफिकेट, ओवीडी डॉक्यूमेंट्स, और 2 टाइप के वो क्लेम फॉर्म, जो फॉर्मेट बैंक आपको प्रोवाइड करेगी, देगी। अभी कुछ केस में विल रहती है, मृत्यु पत्र रहता है, उस केस में हमने क्या करना चाहिए? उसमें 2 टाइप के मृत्यु पत्र में भी झगड़े हो सकते हैं, और जहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, जो लीगल एयर्स है, जो भी आदमी का मृत्यु होगा उसके जो लीगल एयर्स है, वंशज है, जिनका क्लेम बनता है वो अमाउंट के ऊपर, तो अगर उनके आपस में झगड़ा नहीं है, कोई कोर्टबाजी नहीं है, लीगल नोटिस इश्यू नहीं किया है, डिस्प्यूट नहीं है, सब शांति है, तो क्लेम विल बी सेटल ऑन द बेसिस ऑफ विल और लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। एक तो कोर्ट के थ्रू आता है या रजिस्टर विल है, तो सबकी सम्मति है, तो झगड़े का सवाल नहीं आता, तो डिस्प्यूट नहीं है, तो बैंक जो भी विल में रखा है, मेंशन किया है, ऑन दैट बेसिस सबको दे सकती है। नॉमिनेशन नहीं है तो लीगल एयर्स को दे रही है अभी इन दिस केस, और बाकी का सब कॉमन है। डेथ सर्टिफिकेट, ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, 2 टाइप के जो फॉर्म्स है, क्लेमेंट के और नॉन क्लेमेंट के, वो, और बेनिफिशियरी अदर दैन लीगल हेयर अगर होगा, अगर मेरे विल में मेरे पश्चात लीगल हेयर कौन है? मेरी मिसेस है, मेरी वाइफ है, और मेरा डॉटर और सन है। लेकिन अगर मुझे किसी को थर्ड पार्टी को देने का है, जैसा भी शुरुआत में बताया कि वन हु हैज़ टेकन केयर ऑफ माई हेल्थ एट द एज ऑफ इन द ओल्ड एज, तो बुढ़ापा आने के बाद किसी ने मेरी एक्स्ट्रा सर्विस दिया तो मुझे कुछ देना चाहिए, तो उसका नाम मैं ऐड कर सकता हूँ अदर देन लीगल ईयर्स, और बैंक को उसको देना पड़ता है इन केस ऑफ विल वेयर देयर इज़ नो डिस्प्यूट अमंग्स लीगल ईयर। तो बेनिफिट अदर देन लीगल ईयर का भी हमें क्या लेना पड़ता है? ओवीडी डॉक्यूमेंट्स और क्लेमेंट का फॉर्म के ऊपर उसका सिग्नेचर लेना पड़ता है। लेकिन
नॉमिनेशन भी नहीं है, विल है लेकिन डिस्प्यूट है, तो बैंक के लिए बहुत आसान है ये। कैसा आसान है? हमको कोई भी नहीं करने का है। कोई कोर्ट का सीधा सीधा कोर्ट का ऑर्डर लेने का है। कोर्ट का ऑर्डर लो, डिक्री लो, कोर्ट का प्रोबेट ऑफ वील जो होगा वो, तो ये सब कोर्ट के ऑर्डर के हिसाब से हमको करने का है। और बाकी एक बार हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर आ गए, पेमेंट कर सकते हैं। कोई भी कोर्ट की रुकावट नहीं पेमेंट करने के लिए, तो कोर्ट के ऑर्डर के बेसिस पे हमको पेमेंट करना पड़ता है। और एडिशनल हमको क्या लेना पड़ता है, वो कॉमन डॉक्यूमेंट्स है। डेथ सर्टिफिकेट, क्लेम फॉर्म, दो टाइप के, क्लेमेंट के, नॉन क्लेमेंट के, और ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स। इट इज़ दैट ईजी। अभी कभी कभी क्या होता है कि जिसकी डेथ हो गई है वो मिसिंग रहता है, तो मिसिंग पर्सन के लिए जो प्रोसीजर है उसमें क्या करता है कि डेथ सर्टिफिकेट, नॉर्मल केस में हम डेथ सर्टिफिकेट लेते हैं, ये मिसिंग केस है, अब मिल नहीं रहा, तो क्या करना पड़ता है, उसका सिविल डेथ सर्टिफिकेट लेना पड़ता है कोर्ट के थ्रू। कोर्ट में जाने का, और कोर्ट सर्टिफिकेट देते हैं तो पर्सन इज डेड, उसको क्या बोलते हैं, सिविल डेथ सर्टिफिकेट। बाकी की सब फॉर्मेलिटीज़ सही की है। जहाँ पर हम डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं वहाँ पर सिविल डेथ सर्टिफिकेट लेना चाहिए। और बाकी की जो भी केस है हमारे, कौन से केसेस है, वैरायटी, नॉमिनेशन, विदाउट नॉमिनेशन। विदाउट नॉमिनेशन में जो विल है विदाउट डिस्प्यूट, विल विथ डिस्प्यूट है। और विदाउट नॉमिनेशन, विदाउट विल, जो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर 5 लाख तक की एक बताइए, 5 लाख के ऊपर की बताइए। तो ये सब जो भी प्रोसीजर है, जो भी कैटेगरी में बैठता है, वो सब कॉमन रहेगी एक्सेप्ट डेथ सर्टिफिकेट। इन दिस केस डेथ सर्टिफिकेट की जगह क्या रहेगा, सिविल डेथ सर्टिफिकेट। इसमें भी एक सुविधा रिजर्व बैंक ने दी है। अगर मिसिंग पर्सन है और क्लेम अमाउंट अगर 1 लाख के नीचे है, लेस देन 1 लाख है, तो सिविल डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिला, क्योंकि उसमें दिक्कत आती है, टाइम लगता है, पैसा खर्च होता है। तो आरबीआई ने क्या परमिशन दी है, अदर इंस्टेड ऑफ डेथ सिविल डेथ सर्टिफिकेट, दो टाइप के हमें लेना चाहिए। एक तो एफआईआर होना चाहिए कि यह अमाउंट गुमशुदा है, मिल नहीं रहा है, तो एफआईआर सर्टिफिकेट, एफआईआर हम देते हैं तो एफआईआर की कॉपी चाहिए। और दूसरा, पुलिस एक सर्टिफिकेट देती है कि हमने बहुत कोशिश की है, ये मिला नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट बाय पुलिस। और ये अगर दो दिया और 1 लाख के नीचे का अगर अमाउंट है, क्लेम अमाउंट, तो सिविल डेथ सर्टिफिकेट नहीं लिया तो भी चलता, ऐसा रिजर्व बैंक का कहना है। बहुत बार क्या होता है कि किसी के डेथ के बाद, फॉर एग्जांपल मेरी डेथ हो गई और मेरी डेथ के बाद पैसा चाहिए, और 3 साल का एफडीआर रखा है, टर्म डिपॉजिट, और 1 साल के बाद अगर मृत्यु होगी मेरी, तो क्या होता है कि मेरे फैमिली को पैसे की ज़रूरत रहती है, और पैसा ड्यू कब हो रहा है, और 2 साल के बाद, टोटल 3 साल, 1 साल के बाद मेरी मौत होगी। तो आरबीआई का क्या डायरेक्शन है कि अगर प्रीमेच्योर क्लोजर किया तो नॉर्मली बैंक 1% पेनल्टी लगाती है, जो भी बैंक का रूल है पेनल्टी का, प्रीमेच्योर क्लोजर का। मुद्दत पूर्व अगर किसी ने पैसे निकाला तो उसको बैंक पेनल्टी लगाती है, वो नहीं लगाना चाहिए। जितने पीरियड के लिए डिपॉजिट है उसका जो भी ब्याज दर है वो हिसाब से बैंक ने नॉर्मल देना चाहिए। प्री मैच्योर क्लोजर पहले ही बंद किया तो इसके लिए जो पेनल्टी लगती है वो नहीं लगाना चाहिए, ऐसा डायरेक्शन है। ओपनिंग फॉर्म में वो सब लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, अगर जॉइंट अकाउंट है या सर्वाइवरशिप क्लॉज है तो उसमें क्या बैंक ने अकाउंट ओपनिंग फॉर्म ही चेंज करने का है, डिपॉजिट अकाउंट फॉर्म, उसमें लिखने का है कि भाई हमारे में से किसी की डेथ हो गई तो बाकी लोगों को आप प्रीमेच्योर क्लोजर करके पैसा दे सकते हैं। ये प्रोविज़न करना चाहिए, आरबीआई का ऐसा आदेश है। जॉइंट अकाउंट्स विथ और विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज क्या करना पड़ता है, स्पेसिफिक मैंडेट बाय ऑल प्री, काय के लिए कि भाई हमारे से में किसी की भी डेथ हो गई तो ड्यू डेट के पहले अगर पैसा चाहिए तो बैंक ने देना चाहिए, और ऐसे केस में बैंक ने पिनल चार्जेस नहीं लगना चाहिए। इसलिए हर एक बैंक को क्या करना पड़ता है, मॉडिफाई करना पड़ेगा उनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म टर्म डिपॉजिट का। सो मेरे ख्याल से आपने अगर ये वीडियो अगर सुना, 2 बार अगर सुना, तो प्रोसीजर भी आपके ख्याल में आएगी कि इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। बहुत सिंप्लीफाइड किया है आरबीआई ने, और हर एक बैंक को इसका पालन करना चाहिए। बैंक के एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो डिपॉजिटर्स है उनके लिए इम्पॉर्टेंट है,
लीगल एज के लिए इम्पोर्टेंट है, नॉमिनीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है। नॉमिनीज़ का तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने दिया है कि पासबुक में नाम आना चाहिए, एफडीआर अगर हुआ था एफडीआर के ऊपर नॉमिनीज़ का नाम आना चाहिए। ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्शंस है। सीनियर सिटीज़न जो है उनके लिए भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, हमारा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए MDR HR। और ये जो वीडियो आपके फ्रेंड्स रिलेटिव्स किस किस को फॉरवर्ड भी कीजिए। थैंक यू।